चलो अस्सलाम वालेकुम। अब हम पॉइंट नंबर 306 से शुरू करें। 306 के अंदर हमारे पास पहला पॉइंट ये है कि जो पेरी आर्टिकुलर एरोजन है दैट इज़ अ फीचर ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो ये जो आपके पास पेरी आर्टिकुलर एरोजन क्या होती है, ये जो आपके पास जॉइंट होता है, जॉइंट के अराउंड अगर एरोजन हो रही है तो दैट इज़ अ फीचर ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। फिर हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोमाइलाइटिस के डिफरेंसेस आ रहे हैं। सबसे पहले हम ऑस्टियोआर्थराइटिस देख लेते हैं। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है ना, इसमें आपके पास एसिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है फॉर लेस देन 15 मिनट्स और ये रेस्ट के साथ साथ इम्प्रूव कर जाती है। इसमें आपको फीचर्स क्या मिलेंगे, इसमें आपको हेबर्डन्स नोड्स मिलेंगे और बोशार्ड्स नोड्स मिलेंगे। रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स में आपके पास क्या आएगा कि जो जॉइंट स्पेस है वो आपके पास जौन सी है वो कम हो जाती है या लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस हो जाता है, और ये जो जॉइंट स्पेस की कम होना है ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसमें इसके साथ आपको ऑस्टियोफाइट्स मिलेंगे। ऑस्टियोफाइट्स आपके पास नोकीले नोकीले प्रोसेसेस होते हैं अराउंड द बोन जो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में मिलते हैं। साथ में आपको सब आर्टिकुलर स्क्लेरोसिस मिलेगा, यानी कि जो आपके पास एरिया होगा जहाँ पे जॉइंट बन रहा है वो स्क्लेरोज्ड होगा, और साथ में सब कॉन्ड्रल सिस्ट्स मिलेंगी। लैब फाइंडिंग्स में आपको आर ए फैक्टर नेगेटिव मिलेगा, ई एस आर और सी आर पी नॉर्मल मिलेगा, और जो एंटी सी सी पी होगा वो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव होगी। फिर आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाता है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है इसमें आपके पास सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है एज अपोज टू ऑस्टियो आर्थराइटिस। इसमें जो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है वो ग्रेटर देन 1 आवर होती है, और ये एक्सरसाइज के साथ साथ या एक्टिविटी के साथ इम्प्रूव करती है। इसमें जौन सा है आपको स्वान नेक बोटोनियर डिफॉर्मिटी मिलती है, और साथ में अल्नर डिविएशन मिलती है फिंगर्स की। ठीक है, जो आपके पास फिंगर्स होंगी वो मीडियली रोटेटेड होंगी। फिर आपके पास आ जाता है लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस। इसमें जो होती है वो टिपिकली यूनिफॉर्म होती है एज़ कम्पेयर टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें आपके पास जो जॉइंट स्पेस थी वो नॉन यूनिफॉर्म थी उसकी लॉस। फिर आपके पास एरोजन्स इसमें आ जाती हैं, और साथ में पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपीनिया आ जाता है। ठीक है, इसमें आर ए फैक्टर जौन सा होगा वो पॉजिटिव होगा, ई एस आर और सी आर पी रेस्ड होंगे, और जो एंटी सी सी पी एंटीबॉडीज़ हैं वो पॉजिटिव होंगी। फिर आपके पास ऑस्टियोमाइलाइटिस आ जाता है। जो ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है इसमें बोन की इन्फेक्शन हो रही होती है। अगर बोन की इन्फेक्शन हो रही है तो आपको लोकलाइज पेन मिलेगी, टेंडरनेस मिलेगी, एंड मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद फीवर। इसमें जो आपके पास MRI होता है दैट इज़ द मोडालिटी ऑफ चॉइस, इमेजिंग मोडालिटी ऑफ चॉइस। और साथ में इसमें जो आपके पास लैब फाइंडिंग्स हैं उसमें आपको जो सबसे कॉमन एजेंट है जो आपके पास ऑस्टियोमाइलाइटिस करवा रहा होता है वो स्टैफ ऑरियस होता है। आईवी ड्रग यूजर्स में भी आपके पास स्टैफ ओरियस होगा, जबकि आपके पास नियोनेट्स के अंदर जौन सा होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस एच इन्फ्लुएंजा करवा रही होती है। और अगर आपके पास आ जाए कि सिकल सेल डिजीज़ एसोसिएटेड विद ऑस्टियोमाइलाइटिस तो उसमें आपके पास सैल्मोनेला आ जाएगा। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होती है कि इसमें आपके पास हेमाटोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, यानी कि ब्लड में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। जो पेरी आर्टिकुलर एरोजन्स हैं, पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपीनिया है, वो आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आ जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सबसे स्पेसिफिक मार्कर क्या होता है, एंटी सी सी पी एंटीबॉडीज़ होती हैं। मिडिल एज वुमेन विद कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन हैंड्स मेकिंग हर अनएबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी। इन 6 years her hands had started to deform, she had nodules on the extensor surfaces। तो ये आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सिनेरियो आ जाएगा। A 45-year-old female with joint pain presenting with morning stiffness and pain lasts for a few minutes। तो ये आपके पास ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाएगा। ब्रोडीज एब्सेस जो से आपको पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में मिलता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ मैंडिबल इज कॉमन कॉज बाय स्टैफिलोकोकस ऑरियस। तो हमें पता है कि जो ऑस्टियोमाइलाइटिस का सबसे कॉमन और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो स्टैफिलोकोकस ऑरियस होता है। फिर आपके पास मायस्थीनिया ग्रेविस आ जाता है। मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या है कि ये सबसे कॉमन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर है। इसमें पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कि आपके पास ऑटो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं टू द पोस्ट साइनेप्टिक निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, और ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आपको टोसिस मिलेगी, डिप्लोपिया मिलेगा, वीकनेस मिलेगी विच वर्सन्स विद मसल व्यूज, एंड रेस्ट पे आपको रिकवरीज पे मिल जाती है। और इसकी इम्प्रूवमेंट होती है आफ्टर एड्रोफोनियम या टेंसिलॉन टेस्ट।
एसोसिएटेड ये माइस्थीनिया ग्रेविस थाइमोमास के साथ होते हैं, थाइमिक हाइपरप्लेजिया के साथ होते हैं। फिर एस इनहिबिटर्स की एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास इसमें ट्रीटमेंट होती है, इसमें आप पायरिडोस्टिग्मीन और नियोस्टिग्मीन जौन सी होती है वो आप देते हो, ठीक है। फिर आपके पास लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम आ जाता है। जो लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम होता है दैट इज़ अनकॉमन। इसके अंदर आपके पास एंटीबॉडीज़ होती हैं अगेंस्ट द प्री सिनेप्टिक कैल्शियम चैनल, जिस वजह से आपके पास जो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है वो कम हो जाता है। इसमें आपको प्रॉक्सिमल मसल वेस्टिंग मिलेगी, साथ में आपको ऑटोनॉमिक सिम्टम्स जैसे कि ड्राई माउथ, इम्पोटेंस जौन सी मिलती है। और जो लैम्बर्ट ईटन है ये आपके पास मसल यूज़ के साथ साथ इम्प्रूव हो जाता है, जबकि जो माइस्थीनिया था वो रेस्ट के साथ इम्प्रूव हो रहा था। लैम्बर्ट ईटन इज एसोसिएटेड विद स्मॉल सेल कार्सिनोमास, और इसमें जो आपके पास एस या एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स होते हैं उनका मिनिमल इफेक्ट होता है। फिर आपके पास आ जाता है myasthenia gravis antibodies are present against nicotinic receptors. The receptor for acetylcholine and nicotinic acid are present in neuromuscular junction. Neostigmine preferred in which disease? तो आपने neostigmine myasthenia gravis में देनी है। The treatment of myasthenia gravis क्या होता है? acetylcholinesterase inhibitors होते हैं। In myasthenia gravis which of the following is responsible for pathogenesis? तो इसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें आपके पास IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं। एसिटाइलकोलिन एंटीबॉडीज़ एसोसिएटेड विद माइस्थीनिया ग्रेविस। लैम्बर्ट ईटन के अंदर आपके पास ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं अगेंस्ट द प्री सिनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स। माइस्थीनिया ग्रेविस इन्वेस्टिगेशंस में आपके पास क्या आता है कि जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट है उसमें आपने एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ करवानी है। फॉर पेशेंट्स विदाउट दीज एंटीबॉडीज़ आपने फिर एंटी मस्क एंटीबॉडीज़ करवानी है, मसल स्पेसिफिक काइनेज। फिर आपके पास जो एड्रोफोनियम है ये एक शॉर्ट एक्टिंग इनहिबिटर होता है ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्टेज। इस वजह से जब आप ये देते हो तो इस वजह से आपके पास जो टेम्परेरली जो सा सिम्टम्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट आपके पास क्या होता है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवाते हो विच शो डिक्रीज स्ट्रेंथ विद रिपीटेटिव स्टिमुलेशन। CT या MRI आप करवाते हो टू एक्सक्लूड थाइमोमा, क्योंकि उसके साथ ये एसोसिएटेड होता है। विच इनिशियल ड्रग इज़ गिवन इन माइस्थीनिया टू डिक्रीज एसिटाइलकोलिन डिग्रेडेशन? तो इसमें आप नियोस्टिग्मीन दोगे। अगर नियोस्टिग्मीन के बावजूद जो सा है पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव नहीं हो रहे तो आपने नियोस्टिग्मीन की डोज को इंक्रीज़ कर देना है। इनहेरिटेड कंडीशन इन विच देयर इज़ लो पोटेशियम एंड लीड्स टू लो मसल टोन, तो ये आपके पास फेमिलियल पीरियोडिक पैरालिसिस होती है। वेयर इज़ द एंटीबॉडी टारगेटेड इन लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम? तो वो आपके पास होती है अगेंस्ट द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। यार यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ ना समझ आई हो? किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ ना समझ आई हो? बाकी सब चलो, फिर हम अगला चैप्टर कर लेते हैं। अच्छा, अगला चैप्टर हमारे पास आ जाता है पब्लिक हेल्थ साइंस और जनरल। इसमें जो है ना हमारे पास सबसे पहले आ रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन। जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आपके पास क्या चीज़ मेजर कर रही होती है? वो आपके पास वेरिएंस मेजर कर रही होती है, ठीक है। कि जो आपके पास एक वैल्यू है इस वैल्यू से ऊपर या नीचे आपके पास कितना जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो वेरी कर रही है, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन का काम होता है। फिर पॉजिटिव प्रेडिक्शन वैल्यू आ जाती है। पॉजिटिव प्रेडिक्शन वैल्यू क्या होती है? लाइकलीहुड दैट अ पर्सन विद अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट हैज़ द डिजीज़ एक्चुअली, ठीक है। तो
जिसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव है, उससे एक्चुअली डिजीज़ भी है, तो ये आपके पास पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू आ जाती है। जो नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है वो क्या है कि लाइकलीहुड दैट अ पर्सन विद अ नेगेटिव टेस्ट इज़ एक्चुअली फ्री ऑफ द डिजीज़। फिर आपके पास सेंसिटिविटी आ जाती है। सेंसिटिविटी मेजर्स द एक्सटेंट टू विच अ लेबॉर्ट्री टेस्ट इज़ पॉजिटिव इन पेशेंट्स। और जो स्पेसिफिसिटी होती है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है, मेजर्स द एक्सटेंट टू विच अ लेबॉर्ट्री टेस्ट इज़ नेगेटिव इन हेल्दी पर्सनस। फिर इसमें एमसीक्यूज़ हैं। अ टेस्ट विच हैज़ पॉजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रू पॉजिटिव प्रॉपर्टी, तो ट्रू पॉजिटिव आपके पास सेंसिटिविटी होता है। अ टेस्ट विच एक्सक्लूडेड नॉन इफेक्टिव पेशेंट्स कम्प्लीटली, तो ये आपके पास स्पेसिफिसिटी होती है जो नॉन इफेक्टेड पेशेंट्स को एक्सक्लूड करती है। फिर एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू रूल आउट डिजीज़, तो रूल भूलती है पब्लिक हेल्थ। अच्छा चलें इसमें देख लेते हैं। अब सबसे पहले यार चलो इस तरह करते हैं, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को देख लेते हैं। अब जो सेंसिटिविटी होती है ना, सेंसिटिविटी क्या होती है कि आपके पास लेट सपोज कि आप जौन सा है ना दे कह रहे हो कि पेशेंट में जो पॉजिटिव टेस्ट है वो कितना सेंसिटिव है, ठीक है ना, यानी कि आपके पास जो टेस्ट होता है वो कितना सेंसिटिव होता है, वो सेंसिटिविटी होती है। और स्पेसिफिक यानी कि अगर आपको थोड़ी सी भी डिजीज़ हुई हुई है ना तो वो आपको लैब रिजल्ट्स में आ जाएगी, इससे आप सेंसिटिविटी कहते हो, ठीक है, कि आपको थोड़ी सी भी डिजीज़ अगर डिटेक्ट हो जाती है तो उससे आप सेंसिटिविटी कह रहे होते हो। और स्पेसिफिसिटी क्या होती है कि आपने जो नेगेटिव वाला बंदा है ना उससे कम्प्लीटली एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो यही वो बता रहा है कि अ टेस्ट विच हैज़ ट्रू पॉजिटिव प्रॉपर्टी, तो ट्रू पॉजिटिव प्रॉपर्टी आपके पास सेंसिटिविटी के अंदर होती है। जबकि आपने जो नेगेटिव वाले पेशेंट्स को एक्सक्लूड करना होता है, नॉन इफेक्टिव पेशेंट्स को एक्सक्लूड करना होता है, उसे आप स्पेसिफिसिटी कह रहे होते हो। एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू रूल आउट डिजीज़, तो अगेन आप पेशेंट्स में से रूल आउट कर रहे हो तो ये आपके पास स्पेसिफिसिटी होगी। फिर आ जाता है प्रोग्रेशन ऑफ अ डिजीज़ इज़ बेस्ट स्टडीड बाय प्रिडिक्टिव वैल्यूज़, तो प्रिडिक्टिव वैल्यूज़ जौन सा होता है वो आपके पास प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ बता रही होती है। इसमें आपके पास आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हो कि जो पेशेंट है उसे वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा फॉर द डिज़ीज़, ठीक है। तो अगर आपने सही प्रिडिक्ट कर लिया है कि यार पेशेंट को डिज़ीज़ भी है और आपकी प्रिडिक्शन भी सही है, तो इसमें आपके पास पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू आ जाती है। और अगर आपने प्रिडिक्ट कर दिया कि पेशेंट को डिजीज़ नहीं है और लैब टेस्ट भी नेगेटिव आ रहे हैं तो वो आपके पास में नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू होगी। फिर आ जाता है रिगार्डिंग पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, फाइंड आउट ट्रू इन पॉजिटिव पेशेंट। पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू पॉजिटिव अमंग पॉजिटिव, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू इज प्रोपोर्शन ऑफ ट्रू पॉजिटिव इन ऑल पॉजिटिव। तो इसमें क्या है कि जो आपके पास सारे भी पॉजिटिव लोग हैं उनमें एक्चुअली ट्रू पॉजिटिव कौन से हैं, ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है। ऑन फॉलो अप प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ इज़ एस्टिमेटेड बाय प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, ठीक है। तो आपने फॉलो अप किस तरह करना है प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ को प्रिडिक्टिव वैलिडिटी से कि ये आपके पास पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू आए। व्हाट इफेक्ट्स द पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, तो ये आपके पास जो प्रेवलेंस होगी उस इलाके के अंदर आपके पास कितनी प्रेवलेंस है डिजीज़ की, वो चीज़ आपके पास पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू को इफ़ेक्ट कर रही होती है। What affects when a test is performed in a diseased person and person is positive for that test is true positive. True regarding standard deviation is statistic that measures the dispersion of data set relative to its mean on either sides. तो आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन होती है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन जैसे आपने एक नंबर लिया है उसके साथ आप लगाते हो ना प्लस माइनस लेट सपोज 5, तो 5 आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, 5 आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है। तो उस नंबर से 5 आगे भी जा सकता है, 5 पीछे भी जा सकता है। तो वो कितना वेरी करता है उससे आप जौन से स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हो दोनों साइड्स के ऊपर। वन स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स बोथ साइड्स ऑफ मीन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। वेरिएंस क्या होती है, इज वेरिएबिलिटी अमंग इंडिविजुअल्स। फिर आपके पास आ जाता है ऑन अ स्टडी अबाउट डायबिटीज़ between two groups it was found women with mean 200 प्लस माइनस 50। अब यहाँ पे देखो जो आपके पास 50 होगी ना, 50 आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन होगी। men with mean 205 प्लस माइनस 10, this means man has high median and low standard deviation। अब देखो कि आपके पास जो men है
उनका मीडियम तो ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि 205 है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कम है, ±10 है। डेटा ऑन 2 ग्रुप्स ऑफ डायबिटिक was collected to look at the male female pattern of diabetes. Female has mean RBS of 200 ±50 mg and males has a mean RBS of 205 ±10 mg. The result reveals that जो वुमेन है उनमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी है क्योंकि उसमें ±50 mg था। Diastolic blood pressure is distributed normally in a group of lady teachers. Mean was 80 mmHg, standard deviation 10 है। Approximately what percentage of teachers have diastolic blood pressure of 70 mmHg या फिर greater, ठीक है, तो आपके पास 84% होगी। P value of a drug will be significant if it is less than 0.5. For significant difference between the P value of a drug should be less than 0.05, ठीक है। तो आपके पास सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पी वैल्यू कब होता है, जब आपके पास लेस देन 0.05 हो जो डिफरेंस है, ठीक है। फिर आपके पास प्रेवलेंस आ जाती है। प्रेवलेंस क्या है, जितने भी केसेस होते हैं ओल्ड और न्यू उनको मिला के आप प्रेवलेंस कहते हो, जबकि जो इंसिडेंस होता है, इंसिडेंस आपके पास हाल ही न्यू केसेस होते हैं। इंसिडेंस की क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ़ न्यू केसेस। प्रेवलेंस जो सा होता है न्यू और ओल्ड केसेस दोनों को मिला के होता है। इन पॉपुलेशन अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर फीचर आर रिप्रेजेंटेड बाय अकरेंस, ठीक है, कि पॉपुलेशन के अंदर एक ग्रुप ऑफ न्यू पीपल आ गया है विद अ पर्टिकुलर फीचर, तो उसमें आप उससे आप अकरेंस कहते हो। इंसिडेंस मींस न्यू केसेस ओवर स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, जो इंसिडेंस होता है वो आपके पास नए वाले केसेस होते हैं। फिर पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू एसोसिएटेड विद प्रेवलेंस ऑफ द डिजीज़, तो जो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है उस इलाके के अंदर जितनी प्रेवलेंस होगी उतनी ज़्यादा पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है। ऑन फॉलो अप प्रोग्रेशन ऑफ अ डिजीज़ इज एस्टिमेटेड बाय प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। अ लेडी विद CA सर्विस सस्पिशन विच इन्वेस्टिगेशन इज़ 96% स्पेसिफिक एंड कॉस्ट इफेक्टिव, तो आपके पास वो पैप स्मेयर होता है। यार यहाँ तक कुछ समझ आ रही है अभी तक? यही समझ आ रही है अभी तक कि कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ आया है, जो कंफ्यूज करता हो? डॉक्टर मोहम्मद, मुझे आपकी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। अच्छा, ऑल्सो नोट दिस, एक सेकेंड। एक सेकेंड। अच्छा, अब एक सेकेंड। अब ऑन स्टडी अबाउट डायबिटीज, ये मैं ऑल्सो नोट दीज वाले के नीचे वाले सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ कि ऑन अ स्टडी अबाउट डायबिटीज़ बिटवीन टू ग्रुप्स it is found that women with mean
200 प्लस माइनस 50, मैन विद मीन 205 प्लस माइनस 10। इसका क्या मतलब है? अब ये देखो कि आपके पास जो वुमेन है उनमें 200 है, जो वुमेन है जो आपने लिए हैं सैम्पल, ठीक है, 200 वुमेन में आपके पास जौन सा है प्लस माइनस 50 आ रहा है। मैन विद मीन 205 प्लस माइनस 10 आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? अब जो मैन हैं उनका आपके पास हायर मीडियन है। हायर मीडियन कैसे है कि वो आपके पास 205 है, और स्टैंडर्ड डिविएशन जो होती है ना वो प्लस माइनस आगे जो 10 लिखा हुआ है, यानी कि उससे 10 ज़्यादा भी हो सकती है, 10 कम भी हो सकती हैं। तो इसमें जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो लो है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। वुमेन के अंदर जो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन था वो कितना था? 50 था, ठीक है। तो उसमें आपके पास जौन सा है वो 50 होगा। अगर वो इसी तरह वुमेन की बात कर दे तो वुमेन के अंदर आपके पास क्या होगा? लो मीडियन होगा और हाई स्टैंडर्ड डिविएशन होगी, ठीक है। उसमें आपके पास लो मीडियन होगा, ठीक है, क्योंकि वो जो मीडियन है मैन में 205 था, वुमेन के अंदर जौन सा है वो 200 है। तो वुमेन के अंदर आपके पास लो मीडियन होगा और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें प्लस माइनस 10 था, उसमें प्लस माइनस 50 है, तो उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर आपके पास सेंसिटिविटी और स्पेसिफिक। अच्छा, डॉक्टर अमरीन आप कब कहते हो कि कोई डिज़ीज़ जौन सी है, कोई टेस्ट जौन सा है वो उस डिज़ीज़ के लिए सेंसिटिव है? आप तब कहते हो ये सेंसिटिव है कि लेट सपोज के, क्या एग्जांपल दूँ, कि लेट सपोज के जो आपको एमआई होता है, ठीक है। अब एमआई में आपको पता है कि सबसे पहले कौन सा एंजाइम बढ़ता है? केरेटिनिन काइनेज बढ़ता है, ठीक है। अब केरेटिनिन काइनेज कौन सा है वो आपके पास एमआई के अंदर बढ़ गया। तो अब जो केरेटिनिन काइनेज होगा वो उसके लिए सेंसिटिव तो होगा कि थोड़ा सा भी आपको एमआई हुआ है तो केरेटिनिन काइनेज सबसे पहले और सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो केरेटिनिन काइनेज स्पेसिफिक वो जौन सा है सेंसिटिव तो हो गया एमआई के लिए, लेकिन वो स्पेसिफिक तो नहीं होता। वो आपको ये तो नहीं बता सकता कि कोई हार्ट की इंजरी हुई हुई है या फिर आपको कोई मस्कुलोस्केलेटल इंजरी हुई है, तो वो स्पेसिफिक तो नहीं होगा, लेकिन वो सेंसिटिव ज़रूर होगा कि आपको एमआई हुआ है तो वो बढ़ है। लेकिन स्पेसिफिक फिर आपके पास क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक में आपके पास ड्रॉप आई वगैरह आ जाएगा जो कि हाली हार्ट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो उन टेस्ट को आप सेंसिटिव कहते हो कि जो कि आपके पास किसी भी कंडीशन के अंदर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं बता सकते। और जो स्पेसिफिसिटी होती है टेस्ट की वो आपको पॉइंट आउट करके दे सकता है कि हाँ यहीं पे मसला हुआ है। हाँ यार, इसमें देखो ना कि आपके पास जो उसने मीडियन बताया हुआ है वो वुमेन के अंदर 200 प्लस माइनस 50 बताया हुआ है, ठीक है। मैन के अंदर उसने 205 प्लस माइनस 10 बताया हुआ है। अब ये जो प्लस माइनस वाला होता है ना आगे, वो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है कि लेट सपोज 200 से 50 जौन सा है वो आगे भी डिविएट कर सकता है, 50 तक पीछे भी डिविएट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन होती है कि आपके पास एक वैल्यू से प्लस 50 भी हो सकता है, माइनस 50 भी हो सकता है। और जो आपके पास मैन है, मैन के अंदर आपके पास 205 से प्लस 10 भी हो सकता है। प्लस 10 कितना हो जाएगा? 220, वो 225 हो जाएगा, सॉरी 215 हो जाएगा जो प्लस 10 होगा, और 195 हो जाएगा जो माइनस 10 होगा। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन होती है एक वैल्यू की, ठीक है। तो अब यही उसने लिखा कहा हुआ है कि मैन विद हाई मीडियन, क्योंकि देखो उसका मीडियन 205 है और लो स्टैंडर्ड डिविएशन कि उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास 10 तक है। अगर वुमेन की बात होगी तो वुमेन के अंदर आपके पास मीडियन जो सा है वो कम हो रहा है, वो 200 हो रहा है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो मेन से ज़्यादा हो रही है, वो प्लस माइनस 50 हो रही है, ठीक है।
यहाँ तक सबको समझ आ गया? यार एक सेकंड देना, मैं लैपटॉप चार्ज पे लगा लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब जो पी वैल्यू होती है ना ड्रग की एक क्लिनिकल ट्रायल के अंदर, वो क्या होती है कि वो प्रोबेबिलिटी होती है कि जो आपके ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स हैं वो अकर किए हैं बाय चांस, ठीक है, अकर्ड बाय चांस अज्यूमिंग द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, ठीक है। तो जो पी वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो आपके पास प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि जो आपके ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स हैं वो आपके पास अकर्ड बाय चांस, ठीक है। फिर आपके पास जो पी वैल्यू होती है अगर वो कम होगी 0.05 से, तो दैट इंडिकेट्स या दैट सजेस्ट अ स्ट्रॉन्गर एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस कि ये हाली चांस के बेस पे नहीं हुआ, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई भी अगर वैल्यू आई है तो वो किसी चांस के थ्रू आई है, लेकिन अगर आपके पास पी वैल्यू लोअर होएगी देन 0.05 तो इसका मतलब है कि जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है वो सिग्निफिकेंट है। डॉक्टर यार ये समझ आई या फिर से बता दूं? यार ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वाला, ये आपने याद ही करना है, इसके पीछे कोई इस तरह नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि इसमें कोई फार्मूला है तो इसमें कोई फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला नहीं है, इसमें आपको ये याद ही करना पड़ेगा। फिर आपके पास, अच्छा यार इसके अलावा कोई चीज़ ना समझ आई हो आगे चलें। अच्छा, फिर आपके पास अगला पॉइंट आ जाता है, डेटा इज कलेक्टेड फॉर सम क्लिनिकल ट्रायल्स बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वॉमिटिंग, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज दिस। तो ये आपके पास नॉमिनल डेटा होता है। जो नॉमिनल डेटा होता है ना वो हाली आपके पास जौन सा है वो प्रेजेंस या एब्सेंस को इंडिकेट कर रहा होता है। नॉमिनल डेटा इज चूजिंग बिटवीन 2 या 3 वेरिएबल्स, एग्जाम्पल प्रेजेंस या एब्सेंस, मैन या वुमन, नॉर्थ और साउथ, ब्लैक एंड वाइट। जबकि आपके पास जो ऑर्डिनल डेटा होता है ना, ऑर्डिनल डेटा में ऑर्डर होता है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो गया, हैप्पी अनहैप्पी वेरी अनहैप्पी हो गया। फिर आपके पास आ जाता है रेशो स्केल। जो रेशो स्केल होती है उसमें क्या होता है, हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल इंटरवल्स बट ऑल्सो हैज़ अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट, ठीक है। जो रेशो स्केल होता है उसमें आपके पास जो डेटा होता है उसमें इक्वल इंटरवल्स के ऊपर ये डिवाइड हुआ होता है, लेकिन इसका एक ज़ीरो पॉइंट भी होता है। एज अ रिजल्ट वन कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एज वेल एज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट यूजिंग रेशो स्केल्स। जैसे इसमें आपके पास डिस्टेंस आ गया, लेंथ आ गया। फिर आपके पास इंटरवल स्केल्स आती हैं। जो इंटरवल स्केल्स होती हैं उसमें क्या होता है, द इंटरवल बिटवीन एडजस्टेंट वैल्यूज़, जैसे वन हॉर्स हो, फर्स्ट हॉर्स हो गया, सेकंड हॉर्स हो गया, थर्ड हॉर्स हो गया, ये आपके पास इंटरवल स्केल्स आते हैं। फिर वो कह रहा है कि वॉमिटिंग, एब्सेंट और प्रेजेंट ये आपके पास नॉमिनल डेटा की फॉर्म है। जो आपके पास अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं वो ऑर्डिनल डेटा यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल डेटा में आपके पास क्या हो रहा था, आपके पास एक ऑर्डर मौजूद था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाला। इफ़ ऑब्जर्वेशन गिवन ऑफ सम लोकेशन एंड विद इन अ स्केल ऑफ मेजरमेंट इज़ नोन एज रेशो। फिर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप आ जाता है, active listening to every patient question of the patient, breaking bad news information in crisp and separate formal session,
It also come as an admitted patient has been diagnosed with fatal disease. What should the physician do next? फिर वो है give clear and crisp evidence knowledge diagnostic based on his benefit. Fatal disease of patient आपने crisp clear information should be provided to the patient according to his needs. फिर social support to a patient is provided by family members. 4 बेसिक पिलर्स होते हैं मेडिकल एथिक्स के, जिसमें आपके पास ऑटोनॉमी आ जाता है, जस्टिस, बेनिफिसेंस और साथ में नॉन मेलिफिसेंस. फिर मेडिकल एथिक्स में आपके पास क्या होता है, मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है डॉक्टर के लिए. अ यंग फीमेल patient with psychiatric illness recovering with oral medications. Her aunt out of curiosity calls her psychiatrist to inquire about her disease and doctor denies to give any information. He is maintaining which aspect of medical ethics? तो आपके पास एक confidentiality आ जाता है. Regarding good ethics of doctor क्या होते हैं कि actively वो listen करता है. Doctor recognized by politeness and good bedside manners. It also comes as what is meant by professionalism of a doctor. तो ये आपके पास politeness होगी, साथ में good bedside manners होंगे. Counseling done for a patient to help themselves. Best way to avoid complications of procedures या intervention. तो इसमें आपने you have to remain within your own competence limit. फिर आपके पास आ जाता है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होता है कि आपके म्यूचुअल ट्रस्ट बनाओ पेशेंट के साथ. कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी ब्रीच अगर आपके पास पेशेंट अलाउ करता है. इट ऑल्सो कम्स एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ इज कॉन्फिडेंशियलिटी. सेडक्टिव फीमेल पेशेंट केम नियर यू, तो आप क्या करोगे, कॉल इन नर्स. इट ऑल्सो कम्स एज अ फीमेल पेशेंट वेयरिंग रिवीलिंग क्लोथ्स start talking in a seductive tone. What should the physician do next? तो आपने नर्स को बुला लेना है. In emergency only patient allowed in emergency medicine room, और जो फैमिली होती है उससे आप कहते हो कि वो बाहर रहे. A 40-year diabetic has patient in bed with wife. Next step is to ask the patient what kind of bed problem are they having. An old patient with cardiology clinic complains of रिसेप्शनिस्ट बिहेवियर, तो आप क्या करोगे, आप अपोलोजाइज करोगे और ऑफर करोगे दैट आई विल टॉक टू द रिसेप्शनिस्ट. बेस्ट एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है. द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर फीमेल वेयरिंग वांटिंग टू लूज वेट, तो क्या होता है, सेल्फ मॉनिटरिंग. अ डॉक्टर इज़ गुड इफ़ ही रिस्पेक्ट्स द पेशेंट डिसीजन रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट. अ नॉर्मल एंड हेल्दी इंडिविजुअल इज हु eats, sleeps and exercises regularly and leads a disciplined lifestyle. A patient has intraceable long history of pain and has taken various painkillers. How do you treat the patient? तो आप इसमें psychological cognitive treatment करवाते हो. On serology, a patient is HIV positive. What will be the next step? तो आप क्या करोगे, confirming by performing other tests. What step for prevention must be taken in ICU? तो आपने frequently hand cleaning करनी है. A patient in post-op ICU, he needs mechanical ventilator for respiratory support. The patient is anxious about it. How will you go further with providing mechanical ventilator to the patient? तो आप उसे उसकी need और importance समझाओगे ventilator की patient को क्या है. A female diagnosed with grade 4 carcinoma ovaries. The patient requests the doctor to inform her family about the condition and severity. The family now came in follow-up to know about her disease. What shall be the next step taken? तो आपने family को कुछ नहीं बताना. How to access compliance of patient therapy? तो आपने patient की perception देखनी of severity of disease and effect after not using the drug. When a person is talking to a patient, listening to the tone and speech of the patient may have an impact. This is called attending and listening. Definition of sickness क्या होती है, sense of not feeling well. What is meant by professionalism of a doctor? तो इसमें आपने polite होना है, good bedside manners यूज़ करने हैं. On initial patient interview, least likely thing to be done is project an image of authority. You are performing a medical interview with a patient and having some difficulty in obtaining accurate information.
regarding the events that brought him to the office. Which of the following physician communication tactics leads to the collection of most accurate information? तो इसमें आपने open ended questions को use करना है. A 70-year-old man was brought to the ER by his wife and complains of right flank pain and vomiting. A diagnosis of acute appendicitis was made and urgent appendectomy was suggested. Man is in delirium state, तो वो कंसेंट नहीं दे सकता, तो आपने फिर वाइफ से कंसेंट लेनी है. A 30-year-old woman in Azad Kashmir was injured mildly in an earthquake that killed many people apart from a distant uncle. What would most probably be in? तो ये आपके पास situational crisis आ जाती है. A therapeutical company offered a trip to a foreign country with family and there is a discussion panel about this new product. तो आप physician ने क्या करना है? Politely refuse कर देना है. ठीक है, मैं करवा देता हूँ. फिर आपके पास आ जाता है स्टडी ऑफ अ पेशेंट विद डिजीज़ और विदाउट डिजीज़ टू आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स इन डिजीज़. आपने क्या, इसमें केस कंट्रोल होता है. ठीक है, जो डिजीज़ वर्सेस नॉन डिजीज़ होता है प्लस हिस्ट्री ऑफ रिस्क फैक्टर्स, तो ये आपके पास केस कंट्रोल स्टडीज़ होती हैं. केस कंट्रोल स्टडीज़ में क्या होता है कि आप डिजीज़ और नॉन डिजीज़ पेशेंट्स को आपस में कंपेयर कर रहे होते हो. जो आपके पास रिस्क वर्सेस डिजीज़ आता है, रिस्क वर्सेस डिजीज़ में आपके पास क्या आती है? क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ आती हैं. एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज्ड टू अ रिस्क फैक्टर आपके पास क्या होता है? कोहार्ट स्टडी होती है, जिसमें आपने एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज्ड टू अ रिस्क फैक्टर आप देख रहे होते हो. फिर कंपेयर्स थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स ऑफ 2 और मोर ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट वर्सेस प्लेसिबो. तो ये आपके पास क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जिसमें आप थेरेप्यूटिक बेनिफिट देख रहे होते हो 2 अलग अलग ट्रीटमेंट्स के या ट्रीटमेंट वर्सेस प्लेसिबो के. स्टडी बिटवीन डिजीज़ एंड नॉन डिजीज़. तो डिजीज़ और नॉन डिजीज़ के अंदर आपके पास केस कंट्रोल स्टडी आ जाती है. फिर आपके पास आ जाता है पेशेंट डिजीज्ड और नॉट, स्टडीड फॉर रिस्क फैक्टर वेदर दे डेवलप डिजीज़ और नॉट. तो ये आपके पास जौन सी है ना, वो केस कंट्रोल स्टडीज़ होती हैं जिसमें आप डिजीज़ और नॉन डिजीज़ को देख रहे होते हो. फिर अ स्टडी ऑफ पेशेंट विद और विदाउट डिजीज़ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर. तो ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है. अब क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है, आप रिस्क देख रहे होते हो वर्सेस डिजीज़ देख रहे होते हैं. रिस्क के उसके रिस्क फैक्टर्स पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे वर्सेस डिजीज़. फिर अ रिसर्चर टेस्टिंग एफिकेसी ऑफ पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन फॉर स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन. दीज ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब रैंडमली टू 2 ग्रुप्स ऑफ पेशेंट ए एंड बी. ठीक है, अब एक रिसर्चर है, वो आपके पास एफिकेसी देख रहा है पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन की स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन के लिए. उसने ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए रैंडमली टू 2 ग्रुप्स ऑफ पेशेंट ए और बी. तो ये आपके पास किस तरह की स्टडी होगी? रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो गया, जिसमें वो रैंडमली पेशेंट्स को या तो आपके पास पेनिसिलिन दे रहा है या सेफेलोस्पोरिन दे रहा है और फिर देख रहे हैं कि उसमें क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं. जो कोहार्ट स्टडी होती है, कोहार्ट स्टडी में आप एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज्ड पेशेंट को देख रहे हो टू अ रिस्क फैक्टर. ठीक है, कोहार्ट स्टडी में आप देख रहे हो कि बंदे को डिजीज़ हो गई है या मल्टीपल लोगों को वो डिजीज़ हो गई है, उसमें से कितने लोग हैं जो एक रिस्क फैक्टर के लिए एक्सपोज हुए हो या कितने लोग हैं जो रिस्क फैक्टर के लिए एक्सपोज हुए बगैर उन्हें डिजीज़ हो गई है. ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है स्टडी इन प्रेग्नेंट लेडी विद हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन देयर बेबीज़. तो ये आपके पास क्या होगा? प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी होती है. ठीक है, जो कोहार्ट होती है ना, कोहार्ट स्टडी आपके पास एक फॉरवर्ड स्टडी होती है. ठीक है, जिसमें आप जौन सा है कोहार्ट के अंदर क्या देख रहे होते हो कि रिस्क फैक्टर्स आप देख रहे होते हो फॉर डिजीज़ और नॉन डिजीज़. फिर आपके पास आ जाता है अ स्टडी वाज डन ऑन वुमेन हु यूज्ड टू ड्रिंक अल्कोहल ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन बेबी वेट. दिस टाइप ऑफ स्टडी इज़ नोन एज प्रोस्पेक्टिव स्टडी. तो ये जो प्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है ना, ये आप रिस्क फैक्टर्स और डिजीज़ देख रहे होते हो कि आप एक डिजीज़ की प्रोग्रेशन देख रहे होते हैं अलॉन्ग विद द रिस्क फैक्टर्स. An observational study in order to find out disease in the future for specific group in specific time is called cohort. Which among the following is observational study? तो ये आपके पास cohort होती है और ये retrospective हो सकती है. Data from smaller study on one group of people is combined with data
फ्रॉम लार्जर स्टडी, तो ये आपके पास क्या होता है, मेटा एनालिसिस होता है, जिसमें आप एक स्मॉलर स्टडी को लेके कंबाइन कर रहे होते हो विद अ लार्जर स्टडी, तो ये आपके पास मेटा एनालिसिस होता है। क्रॉस सेक्शनल और कोहार्ट कंफ्यूज करते हैं। अच्छा, नहीं निमोनिक वगैरह तो नहीं होगा। इस तरह है कि ना फिर ये सेशन ख़त्म करते हैं। अच्छा एक सेकंड मुझे देखने दो, लेट्स कम अप विद सम सॉल्यूशन। अच्छा गाइज, मुझे सारे एक बात बताओ कि अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ये जो जनरल वाले टॉपिक्स हैं, ये जनरल वाले टॉपिक्स आप लोग पढ़ लो, और अभी मैं आप लोगों को जौन सा है ये हाली ये वाला जौन सा है ना, क्या नाम है, ये आपको करवा देता हूँ। जो पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, पब्लिक हेल्थ मैं आपको अच्छी तरह करवा देता हूँ। गूगल मीट पे हम कर लेते हैं, हम AA से भी डिस्कशन कर लेते हैं और ये भी सारी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को ये क्लैरिफाई हो जाए। लेकिन उसके लिए ये फिर जो जनरल वाला पार्ट है वो आप लोग खुद कर लो। हाँ वही ना, मैं ये सारी स्टडीज़ आपको, रिस्क फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। हाँ, ये मैं आपको ना सारी बता देता हूँ कि जिस चीज़ में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है ना, वो हम लोग ये है कि एक बार इंटरैक्टिवली डिस्कस करके कर लेते, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आ जाए। ठीक है, उसके लिए फिर ये है कि जनरल वाला पार्ट आप लोग खुद कर लो। ठीक है, चलें, मैं ना फिर मीट पे लिंक शेयर कर रहा हूँ। मीट पे लिंक शेयर करते हैं, वहाँ पे ये है कि इंटरैक्टिव हो जाएगा, तो आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगी। ठीक है।